नमस्कार, जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज इनफैक्ट तीन बड़े ट्रिगर्स को हमने डाइजेस्ट कर रखा है इसी लेवल्स के अंदर। लेकिन अब मार्केट की खूबसूरती देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग हैंड, कितना स्ट्रॉन्ग डाटा है कि टीसीएस के नंबर खराब है, बाजार को कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ा। मंदी की बात फिर से उठ गई है यूएस के अंदर, लेकिन फिर कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ा। फेड के जब मिनट्स आए उसके अंदर बात थी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो इसी इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए हैं। हालांकि वो बाज़ार के अनुकूल ही थे, बाज़ार के उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार ने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी जोश भी नहीं दिखाया। तो मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स को भी थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये हफ्ता छोटा है, कल फिर से छुट्टी है अंबेडकर जयंती की वजह से। लेकिन ठीक उससे पहले मार्केट अपने प्रॉफिट्स को देना नहीं चाहता। आज बैंक निफ्टी ने पूरा एक कमान संभाल रखा है। हम 5 बड़ी बातों से पहले पूरा बाजार आपके सामने रखेंगे, फिर एक एक करके सारे सिस्टम से यानी कि सारे पॉइंट्स पे चलेंगे। इंडेक्स का व्यू रखेंगे, फिर स्टॉक्स का व्यू रखेंगे, मेहमानों की कॉल्स होंगी, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पहले 5 बड़ी बातें देखते हैं आज की। 8 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक का सा लगता हुआ दिख रहा है। ये हल्की ब्रेक है, बट इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम से बाजार पलट गया, टूट गया। सिर्फ 50 पॉइंट की गिरावट कोई मतलब नहीं रखती है। जहाँ पे 950 अंकों की तेज़ी निफ्टी के अंदर आई हो और 50 पॉइंट में आपके 3 अहम ट्रिगर डाइजेस्ट हो जाते हो, तो ये बहुत सस्ता सौदा है बाजार के लिए, बहुत सस्ता सौदा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको फील गुड ही नहीं होगा। बैंक निफ्टी के तो 12 में से 700 रुपये दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी 137 पॉइंट ऊपर है। ये हमने कल भी आपको बताया था कि उसके 12 में से 7 शेयर टूटे हुए थे, लेकिन कल भी बैंक निफ्टी ऊपर था 125 पॉइंट। ये हो क्या रहा है 2-3 दिन से बैंक निफ्टी के अंदर। एक्चुअली कल बैंक निफ्टी ने 41,500 के क्रिटिकल लेवल को पार किया विद द हेल्प ऑफ वेटेज वाले शेयर्स की हेल्प से, और वो आज भी बैक टू बैक कंटिन्यू है। टीसीएस के कमज़ोर नंबर आए तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब के सब एक कॉर्नर्ड हैं आज। अगर इन सब की वेटेज को जोड़ दिया है तो 50 पॉइंट से कहीं ज़्यादा की गिरावट होती, लेकिन रिलायंस ने काफ़ी हद तक संभाल रखा है मार्केट को। आज मार्केट का वो बड़ा प्लेयर बन के सामने आ रहा है। फिर से फार्मास्यूटिकल्स तो काफ़ी चले हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था, हो रहा है। मेटल्स थोड़ा चले हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर से लाजमी है। मीडिया के शेयरों में हल्की कमज़ोरी है, इसकी कोई खास मतलब वेटेज नहीं है। 2-4 शेयर है जो मीडिया के इंडेक्स को बनाते हैं। आगे आते हैं चुनिंदा रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में कुछ खरीदारी है। मॉनसून का जब से अनुमान आया उसके बाद से एफएमसीजी के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ी है। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। इसमें 1-2 बड़ी कंपनीज की जब गाइडेंस आ जाएगी ना डिमांड को लेकर, तो उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। एफएमसीजी अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ रिएक्ट कर रहा है अपने सिर्फ नंबर्स पे। ऑटो ठीक है और रियल एस्टेट भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड चेक आ रहा है रियल एस्टेट का और ऑटो का, और इस बार के ब्याज दरें रुकने के बाद का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑटो कंपनीज वगैरह आपने चेक किए होंगे। आज देखिए दिन भर में इंडिया विक्स यानी कि जो फियर इंडेक्स है, जो डराने वाला इंडेक्स है, वो बढ़ ही नहीं रहा। तो मार्केट डर नहीं रहा है, मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके पीछे एफआईज आके खड़े हो गए हैं और बाजार ने जितने रेजिस्टेंस एरिया थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया। 17,500 को सपोर्ट बना दिया, 600, 700, 800 तक को भी सपोर्ट बना रखा मार्केट ने बार बार। अब 800 को टेस्ट करके उसके ऊपर आके क्लोज करवाने की तैयारी भी फिर से करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। चंदन तापड़िया कल हमारे साथ थे, एज अ रिपोर्ट कार्ड उनका हम रखते हैं। फिर हम ये इंडेक्स का व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे और अजीत मिश्रा से बातचीत करना शुरू करेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड। वो ऑप्शंस देना नहीं चाहते थे कल चंदन, लेकिन हमने जाते जाते पूछ लिया था कि कोई ऑप्शंस का सौदा है तो आप बता दो। तो उन्होंने कहा था कि चलो मैं फिर बताता हूँ, 17,700 की कॉल लेके जाओ। हमने आपको रेट भी गिनवाए थे कल। 70 रुपये के आसपास का रेट था, 35 का स्टॉप लॉस था, 120 का टारगेट था, आपको याद आ गया होगा। हमने कल ये बात रखी थी कि रिस्क रिवार्ड ठीक है, और ये बात साथ में स्टैंड अलोन भी रखी थी कि जब भी ऑप्शंस लो 1:2 का रिस्क रिवार्ड ज़रूर लो, नहीं तो छोड़ देना ऑप्शंस, या कोई आदमी कितना क्यों ना बोले। इसके अंदर आपको 50% का गेन आया, जबकि आपके पास इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर ठीक नहीं थे, जबकि आपके पास मंदी की फिर से चिंता ग्लोबल में आई है, लेकिन इस कॉल का बेनिफिट आपको मिला। तो रिसर्च करके हम आपके सामने शेयर रख रहे हैं। इंडिया मार्ट कई दिन से शेयर हम आपके सामने नोटिस करवा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चरल डाटा ब्रेकआउट हम आपको बार बार बताते थे। इस शेयर की खूबसूरती, ये खुलता गैप के साथ नहीं लेकिन फिर चलता है। तो कल 4% का गेन आपको मिला। चंदन जी ने भी इस पर मोहर लगाई थी। इंडसइंड बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, आपको ध्यान होगा कल हमने बताया था इसके नीचे का कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत तेजी से नीचे जा सकता है अगर गया तो इंडसइंड बैंक उन्होंने भी बेचने की कॉल दी थी। 1062 का लेवल था, कल का भाव 2% का गेन आपको वहां से मिला होगा। मेट्रो पॉलिसीज के बारे में चर्चा हुई थी कि कोविड के केसेस वगैरह आ रहे हैं। सर मैं कोविड के हिसाब से नहीं पूछ रहा, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये वर्ड आपको हमारे एक एक करके ध्यान आ रहे होंगे जो हमने कल आपके सामने बोले थे।
1.5% का गेन वहाँ से आया। निफ्टी बैंक पे करीब 1% का गेन आया। कल काफ़ी अच्छा चला निफ्टी बैंक, और आज भी निफ्टी बैंक के पास लीडरशिप है। तो ये हमने रिपोर्ट कार्ड चंदन सर का रख दिया। आज हम बात करेंगे आज के मेहमान अजीत मिश्रा से, और उनसे ज़रा समझेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक प्लेट, फ्यूचर्स की प्लेट लेके आई। उसके अंदर 3 चीज़ें होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रीमियम, सेकंड इज़ प्राइस, थर्ड इज़ अ वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। उससे काफ़ी हद तक आपको पता लग जाता है कि इस समय पोजीशनिंग कैसे बन रही है बाजार में। हालांकि और इंडिकेटर्स भी चेक किए जाते हैं, बट फिर भी 3 तो बेसिक हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट आपके स्क्रीन पर आएगी। फिर अजीत सर से हम जरा पता करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इस समय। अगर आप निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा बिल्डअप वगैरह उतना स्ट्रांग नहीं जैसे पहले आता था। -4% आ रहा था शॉर्ट कवरिंग में, 8% आ रहा था। आज जब हो रहा है तो 4% के साथ स्लाइटली शॉर्ट है। एक चीज़ और छोटी सी कम हो रही है, हालांकि मिडल ऑफ दिस सेशन है अभी, तो वो है प्रीमियम के साथ थोड़ा सा कम होना। प्रीमियम थोड़ा एवरेज से कम चल रहा है 50 पॉइंट का, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है इसलिए ऐसा हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए आज 7-8% का ओपन इंटरेस्ट लेके बैठा है। एक चीज़ तय है कि अब ओपन इंटरेस्ट कल और परसों के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब पोजीशनिंग तो हो रही है। ये कुछ एक बड़ा मूव भी दे सकते हैं। अगर अच्छा नंबर आ गया इन्फोसिस के और नंबर ग्लोबल से भी ठीक आ गए तो एक बड़ी रैली में और कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ से भी। अजीत सर से करते हैं बातचीत। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सभी लोग ये कह रहे थे कि 17,500 आ गया बस बहुत हो गया शॉर्ट कवरिंग। फिर किसी ने बोला कि नहीं 17,600 आ गया बस बहुत हो गया शॉर्ट कवरिंग। फिर किसी ने कहा 17,700 आ गया सर अब तो बहुत ही हो गया, अब तो अति हो गई शॉर्ट कवरिंग की। फिर जब 800 आया तो लोगों को लगा नहीं इससे ऊपर क्या जाएगा, 800 तो बेंचमार्किंग है। तो अभी क्या करना चाहिए? 500 वाले भी, 600 वाले भी, 700 वाले भी, 800 वाले की ना थोड़ा फोमोस है, उनको भी लग रहा है कि हमसे थोड़ा मिस हो गया, हम ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। और बाजार इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि जहाँ से आप सोचना शुरू करोगे वहीं से वो सोचना बंद कर देता है। तो अभी क्या करना है सर? मार्केट में इंडेक्स चलेगा कि वापस आएगा नीचे? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, लास्ट जब हमने इंटरेक्ट किया था तो हमने बहुत क्लियर चीजें शेयर की थी दर्शकों के साथ कि मार्केट एक डिक्लाइनिंग चैनल में है। उस चैनल का अपर बैंड करीब 17,600 पे है। उस टाइम हम करीब 17,200 के पास शायद ट्रेड कर रहे थे। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था 16,800 17,200 की रेंज का एक गैप अप के साथ, तो हमने ये बात की थी कि 17,600 हम देख रहे हैं, 17,600 पे जाके एक बार को पॉज हो सकता है। एक दिन का पॉज हुआ, उसके बाद आपने उसको ब्रेकआउट देखा और अब वो सस्टेन कर रहा है उन अपर बैंड के ऊपर। तो अब कुछ भी एंटिसिपेट करना कि बहुत मेजर डिक्लाइन या ऐसा कुछ, वो अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, जब तक कि आप 17,600 के नीचे स्लिप करके दोबारा से क्लोज नहीं करते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं। तो आज जैसे आपने बताया है कि काफी हद तक न्यूज फेवरेबल नहीं थी, बावजूद इसके कि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, करीब 50 पॉइंट डाउन है। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन में एक डिप करीब 17,650 का जोन अगर हमको मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपने चांस को मिस कर दिया है तो। क्लोजिंग बेसिस पे 590 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पे आप देखेंगे कि 17,900 से लेकर 18,100 के लेवल, ये पोजिशनली हम मार्केट में देख रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का टोन थोड़ा बहुत हो सकता है शायद 1-2 दिन के लिए, बिकॉज अब दोबारा से एक लंबा वीकेंड है, और प्लस आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट टीसीएस नंबर्स। तो इन्फोसिस के नंबर्स हैं पोस्ट मार्केट, एंड वी हैव एचडीएफसी के नंबर्स भी ओवर द वीकेंड। तो वो देखते हुए शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के टोन 1-2 दिन रहेगा, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव साइड पर ही है, बायस पॉजिटिव साइड पर ही है। बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके चलें। बैंकिंग कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है करंट लेवल्स पे, तो 42,000 वाला जो 20 तारीख का जो कॉल है वो 140-142 के में मिल रहा है। इसको आप 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, ऊपर करीब 240-250 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है सर, एक बार कॉल वापस से बताना, हम लेवल्स डाल देंगे। 42,000 की कॉल कितने रुपए में मिलेगी सर? 140 पे ट्रेड करिए डिम्पी नेक्स्ट वीक की। तो इसको आप 90 के स्टॉप लॉस के साथ 240 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 240 का टारगेट है, 140 रुपये के आसपास की चल रही है कॉल। शुरुआत में कॉल मिल गई और अच्छा हो गया, और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर 90 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें। 250 का टारगेट हो गया, 140 पे मिल रही है। 20 अप्रैल की कॉल है ये, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है 42,000 की। इसका मतलब आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्राइक आपकी 42,000 है, अभी आप उससे दूर है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, लेकिन मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है, इसलिए आउट ऑफ द मनी कॉल्स की कीमत बढ़ेगी।
इन द मनी कॉल्स जो होती हैं उनकी कॉल्स की कीमत के अंदर भी स्ट्राइक में मूवमेंट आएगा फास्ट, बट फास्ट मूवमेंट आना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। एट द मनी अगर आप खड़े हैं तो 41,500 की कॉल को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रीमियम हाई होंगे, इसलिए शायद सर ने वो छोड़ दिया। सीधा 42,000 की कॉल आपको दे दी, थोड़ी सस्ती और टिकाऊ पड़ रही है। इसका 25 का लॉट आप चाहें तो इसके अंदर देख सकते हैं। 90 रुपये का 90 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। अब आते हैं रिस्क रिवॉर्ड की बात। रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का, आधे पैसे जाएंगे डबल होके आएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। हमने आपको ऑप्शंस के ज़रिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बताए हैं और कई बार वो कन्वर्ट हुए हैं। ये चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी का, 1 मिनट के लिए इसका फुल स्क्रीन अगर लेके आ सकते हैं तो लेके आइए। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने भी आपको नोटिस करवाए थे। पहला था 17,600, हमने ना बाकायदा लाइन मार्क की हुई है 17,600 की रेड कलर की, उसके बाद से बॉक्स बना है। ये 600 से लेकर 18,000 का जो बॉक्स आप बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है कि 18,000 आएगा या नहीं आएगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। इसमें वो सारे लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि जहाँ पे जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, जिनका कॉन्फिडेंस भी है। इससे पहले वाले हिस्से में कहीं भी आपको कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखेगी, इसलिए इससे पहले कैंडल्स बड़ी थी, गैप भी थे, अब कैंडल्स छोटी हुई हैं, गैप भी ख़त्म हो गए। ये पहला साइन है कन्फ्यूजन वाले लोगों का अंदर आने का। दूसरा साइन है कि मार्केट का जो एक तेज़ पुल बैक है उसकी गति कम हो गई है, बट फिर भी आप बुलिश नोट पे हो क्योंकि आपने चैनल का ब्रेकआउट किया हुआ है। जब तक आप वापस इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, रेड कलर की लाइन जो मार्क्ड है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहाँ से बॉक्स एक्चुअली शुरू हो रहा है, तब तक आप वीक नहीं होंगे। ये लेवल्स कौन से हैं? 17,600 हैं। अब सर के जरा निफ्टी के स्टॉप लॉसेस टारगेट वापस दिखाइए। तो सर का भी मानना है कि 17,900 तक हम आ जाएंगे, 600 के नीचे जाने पर ही आपकी प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। उन्होंने भी जो स्टॉप लॉस दिया वो 590 का दिया है, तो आपके लिए क्लियर विजन हो गया कि जब तक 17,600 जाएगा नहीं, हमें भी कहीं नहीं जाना है। ये पुल बैक धीरे हो सकता है, ये पुल बैक साइडवेज हो सकता है, लेकिन एक कमज़ोरी में तब्दील नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शंस का सौदा आ गया, आपके पास इंडेक्स का व्यू पॉइंट आ गया। सर वैसे आपने 42,000 की कॉल दे दी है, मान लीजिए किसी को निफ्टी बैंक के फ्यूचर लेने हो तो वो क्या करें? देखिए डिम्पी, मैं इसके लिए अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एक तो लॉन्ग वीकेंड है, दूसरा एचडीएफसी के नंबर्स ओवर द वीकेंड आने वाले हैं, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से अगर एक एचडीएफसी ऑलरेडी हम सबको पता है कि किस तरीके से पॉजिटिव टोन पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट टेकिंग हुई तो शायद वो आपको इनिशियल एक सेटबैक लग सकता है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन स्ट्रेटजीज आप कैरी करते हैं या फिर नेकेड ऑप्शन कॉल के थ्रू कैरी करते हैं, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। बैंक को आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। एक चार्ट हम आपको निफ्टी बैंक का भी शो कर देते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखा पाए वो चार्ट। उसके अंदर हम आपको 2 चीज़ें दिखाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखिए आपके लिए। देखो आप उस रेंज के अंदर तो आगे, जिसको हम कंफर्ट की रेंज कहते हैं, वो 41 से 42,000 वाली रेंज है। आपने बहुत मेहनत की, आपने सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद रेंज के आगे इसको फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट, अब इस रेंज का जो अपर एंड है वो 42,000 है। सर का आपने टारगेट नोट किए होंगे, वो 42,000 के आपको बता रहे थे, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक भी 42,000 रुपये की बताई है आपको कि इस ऑप्शंस के जरिए आप इसके अंदर ट्रेड कीजिए। ये रेंज कंफर्ट की है। अब इस कंफर्ट की रेंज के अंदर कैंडल्स आप पहले बड़ी और गैप के साथ देख पा रहे थे, अब कैंडल छोटी हुई है और थोड़ा गैप भी कम हुआ है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे भी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन, थोड़ा कंफर्ट का लेवल आ जाता है मार्केट का, यहाँ पे चर्निंग होती है, हाथ बदला होता है। इससे पहले एक तरफा गिरावट, उसके बाद एक तरफा बढ़त हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है कि 41 से 42,000 के बीच में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट जब तक हम अब वापस से 41,200 250 वाली रेंज को ब्रेक नहीं करते तब तक वीक हैंड्स में नहीं जाएंगे। और मैं आपको कई बार सुबह से बता चुका हूँ कि एफआईएस की जो होल्डिंग बढ़ी है 34% की 9% थी मंथ के शुरुआत में, ये अच्छा साइन है कि रिटेलर के हाथ से माल हाथ में जा रहा है। माल उतना ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स उतना ही है, बस रिटेलर की जगह एफआईज आ जाता है तो बेस इसी तरह से स्ट्रांग होता है। जैसे भी आप फील गुड कर रहे हो, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स का व्यू पॉइंट हमने आपके सामने क्लियर कर दिया, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस दे दिया आपको। अब हम सीधा शेयर्स पे आते हैं, तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक शेयर पहले मॉनसून से पहले टूटा, लेकिन आईएमडी के बयान के बाद से उसमें वापस से जान आ गई। उसका नाम है एस्कॉर्ट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1% ऊपर है, लेकिन इसके लिए 2000 मेक ब्रेक लेवल है।
ऐसा नहीं कि 2000 कोई बहुत पुराना मेक ब्रेक लेवल है, हाल फिलहाल में इसने मेक ब्रेक लेवल को 2000 में कन्वर्ट किया हुआ है, उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, 8% ओआई कम नहीं होता किसी शेयर के अंदर। दूसरा शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी पिटा हुआ शेयर है, काफ़ी ज़ोर से टूटा, लेकिन धीरे धीरे ये भी अपनी अपनी पोजीशंस को ठीक करने लग रहा है। इसमें और दोनों शेयर्स में से आप फ़र्क देख पा रहे होंगे, एक का ओपन इंटरेस्ट 8% है, एक का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 0.8 है, यानी कि 10 टाइम्स कम वॉल्यूम है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 8-8.5% का वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। तो अगर आप खुद से चॉइस करना चाहें तो एस्कॉर्ट्स ज़्यादा पसंद आएगा। सर को चेक करवा लेते हैं। सर रिस्क रिवॉर्ड डिक्सन में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ शेयर है, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर डाटा इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, एस्कॉर्ट्स मेरे को थोड़ा सीजनल प्ले भी लगता है मॉनसून के अनुमान आने के बाद। तो आप दोनों में से किसको चुन रहे हो या दोनों को चुन रहे हो आप? डिम्पी, जैसे देखिए आपने बताया क्वेश्चन के साथ ही कि 2000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है स्पॉट्स में, और मल्टीपल रीजंस हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या फिर एक कंसोलिडेशन हुआ था, जिसका लोअर बैंड करीब 2000-2050 के पास था। तो अभी हाल फिलहाल में उसने उन लेवल्स के पास आया। लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी वहीं पे प्लेस्ड है 1950 से लेकर 2000 के बीच में। तो हो सकता है शायद 1-2 दिन आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। बट जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स ने अभी ऑफ लेट रिकवरी दिखानी शुरू की है, स्टार्ट किया था बजाज ऑटो ने, टीवीएस ने, टाटा मोटर्स ने, अब हम देख रहे हैं कि आयशर में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, हीरो मोटो को पहले ही चल चुका है। तो एस्कॉर्ट्स में भी रिकवरी के पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे 1900 जब तक होल्ड कर रहा है, अगर 1890 1890 वो आपका स्टॉप लॉस जब तक होल्ड कर रहा है, तब तक आपको बाय साइड पे रहना चाहिए। बट कोई अगर मोमेंटम प्ले करना चाहता है कि मैं जस्ट घुसूं और निकल जाऊं, तो वो 2000 के ऊपर होगा। 2000 के ऊपर आपको एक अच्छी रेंज देखने को मिलेगी जो स्टॉक को करीब 2100 तक लेके जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे 2000 तक के टारगेट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप कह लीजिए कि 1:1.5 से भी थोड़ा सा कम ही है एट करंट लेवल्स। एक्सन आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करने के बाद एक रिकवरिंग दिख रही है। बट इसमें भी मेरे हिसाब से 3050 का लेवल मेरे हिसाब से ब्रेक करना चाहिए। लास्ट जो अभी हाल फिलहाल में स्विंग बना था, उसका हाई था 3050 का, प्लस वीकली चार्ट पे भी मुझे कुछ रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। वो अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा शार्प रिकवरी, जैसे कि कल हमने डिविस लैब में देखा एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, उस तरीके का शायद एक मूव देखने को मिलेगा आपको 3050 के ऊपर, करीब 3250-3260 तक के लिए। तो इसमें आप कंडीशनल बाय रखें, 3050 के ऊपर ही बाय करें। उस केस में 2950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3250 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 3250 टारगेट तो मिलेगा, लेकिन 3050 पार होने के बाद मिलेगा। कंडीशन अप्लाइड है। दूसरा, इस तरह के शेयर्स के साथ एक अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ होती है। बुरी चीज़ ये होती है कि जब ये शेयर धोने पे आते हैं, यानी कि टूटने पर आते हैं, तो इतना तेज़ टूटते हैं कि 2-2 दिन के अंदर इनकी 15% की गिरावट आ जाती है। सेम विद द डिविस, सेम विद द डिविस, डिक्सन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और जब ये बढ़ने पे आते हैं फिर ये 9% भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बट इनके लेवल्स के साथ आपको चलना होगा। कम से कम 50 रुपये और जोड़ने दीजिए, फिर ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा 3250 का और 2950 के स्टॉप लॉस का। रही बात थोड़ी सेफ्टी चाहिए तो एस्कॉर्ट्स कोबोटा के अंदर आप आ सकते हैं, वो शेयर आपके लिए ठीक होगा। तो आपको उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर के पास एक खबर है, आपको पता ही है अंकुर बैंक और एनबीएफसी को बहुत बारीकी से कवर करते हैं। अब खबर ये आई है कि आरबीआई से वो इंसेंटिव मांग रहे हैं ग्रीन डिपॉजिट का। अंकुर, पहले तो ये समझना है ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है और उस इंसेंटिव होता कितना है। ये बैंक और एनबीएफसी को मांगना क्यों पड़ रहा है आरबीआई से? जी, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था कि बैंक अब ग्रीन डिपॉजिट्स रेज कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मल प्रक्रिया है। और वहाँ पर ये बोला गया था कि जो डिपॉजिट्स रेज किए गए हैं उसका एंड यूज किसी ग्रीन जो कार्य है, मतलब कोई ईवी फाइनेंसिंग हो गई या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन सारे कामों में उसका एंड यूज होना चाहिए, तभी उनको ग्रीन डिपॉजिट्स बोला गया। तो यहाँ पर बैंकों और एनबीएफसी से जो हमारी बातचीत हुई, वहाँ पर उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर बैंकों को या एनबीएफसी को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है कि वो ग्रीन डिपॉजिट्स रेज करें। ये
सिर्फ एक और कंप्लायंस बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको जब एंड यूज डिफाइन करना पड़ेगा तो उसकी अलग से एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो क्या इंसेंटिव है कि बैंक अलग से ये ग्रीन डिपॉजिट्स को रेज करें? यहां पर बैंक और एनबीएफसीज मांग यही कर रहे हैं कि किसी तरीके के जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वहां पर कोई इंसेंटिव्स मिले, ताकि जो ओवरऑल सरकार भी चाहती है ग्रीन फाइनेंसिंग को पुश मिले। अदरवाइज अभी जो ये सर्कुलर आया है उससे बैंकों में अब बहुत ज्यादा कोई उत्साह नहीं है ग्रीन डिपॉजिट्स रेज करने का। और साथ ही साथ अगर इसके इंपैक्ट की बात करें तो रिटेल डिपॉजिट्स पे तो बहुत ही कम इंपैक्ट होगा। अगर हाँ, बल्क डिपॉजिट्स पे बैंक जरूर जा सकते हैं जो ग्रीन डिपॉजिट्स टर्म है उनको रेज करने के लिए। ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा लगा आप इस तरह के डिटेल्स हमारे तक लेके आए ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता भी लग पाए। बहुत शुक्रिया। अब अजीत सर से उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। बहुत सारे शेयर्स हमने पता कर लिए। अजीत सर, आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए यहाँ पे पहली रिकमेंडेशन मेरी एफएमसीजी स्पेस में से होगी, बिकॉज एक लौता सेक्टर जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है अभी और कंसिस्टेंसी दिख रही है, और इसमें सबसे जो कंसिस्टेंट नाम है आईटीसी का। इसने भी ऑफ लेट अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद 2 दिन से आप देखेंगे बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपने चांस को मिस कर दिया है। नियर टर्म में करीब 406 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 391 का स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन में। दूसरी रिकमेंडेशन एचडीएफसी लाइफ। तो देखिए ये एक पिटा हुआ सेक्टर है जहां पे लाइफ इंश्योरेंस में काफी हमने गिरावट देखी, और अक्रॉस आईसीआईसीआई या एचडीएफसी लाइफ इन सब में ही एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी लाइफ में मुझे लगता है कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी टेस्ट होना चाहिए, जो करीब 540 के अराउंड पे। तो 538 का स्टॉप लॉस सर से भी बात तो हो नहीं पाएगी वापस से, लेकिन उनके दोनों शेयर्स हमको मिल गए। एचडीएफसी लाइफ 538 का टारगेट है, 520 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक के नंबर आएंगे, ग्रुप पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये एचडीएफसी लाइफ है, अच्छे से नोटिस कीजिएगा स्टॉप लॉस टारगेट। दूसरा आईटीसी बैक टू बैक चल रहा है। लास्ट शो भी आपको ध्यान होगा, हमने अजीत सर से आईटीसी के बारे में पता किया था, उन्होंने कहा था बुलिश व्यू है, और तब से और आज तक में आईटीसी चला भी और चलेगा। 406 का टारगेट है, 391 है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की कॉल आपको दे चुके हैं, 42,000 रुपये वाली कॉल है बैंक निफ्टी की। 148 रुपये 140 रुपये मिलेगी, 70 का स्टॉप, 250 का टारगेट है। ये एक सौदा हमने आपको दिया अगले हफ्ते के लिए। 13 तारीख की एक्सपायरी आज ही कट जाएगी, फिर अगले हफ्ते के लिए आपको मिलने वाली है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज जो सौदे हमारे से डिस्कस किए, इसका रिपोर्ट कार्ड हम सोमवार को लेके हम आएंगे आपके सामने।